अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिनाहिल तनवीर और आप सबको पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर 6 में खुशामदीद। पहले लेक्चर में हमने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए। हमने फॉल्ट टॉलरेंस, प्रोसेस रेजिलेंसी, रिलायबल कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट और रिकवरी जैसे कॉन्सेप्ट समझे। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कैसे लोड बैलेंसिंग सिस्टम परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्करेंसी कंट्रोल। हम समझेंगे कि पैरेलल सिस्टम्स में कॉन्करेंसी कैसे हैंडल होती है और किस तरह अलग अलग मॉडल्स और टेक्निक सिस्टम को कोऑर्डिनेशन और मेमोरी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉन्करेंसी का मतलब है एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा टास्क का चलना। मतलब जब एक सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटेशंस एक साथ परफॉर्म होती हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम में कॉन्करेंसी है। सिंपल वर्ड्स में अगर दो काम एक ही टाइम पीरियड में हो रहे हैं, जैसे एक प्रोसेसर डाटा प्रोसेस कर रहा है और दूसरा इनपुट ले रहा है, तो ये दोनों कॉन्करेंट टास्क कहलाते हैं। कॉन्करेंसी का मतलब ये नहीं होता कि सारे टास्क बिल्कुल एक ही मूवमेंट पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट दोनों इन्वायरमेंट्स में अप्लाई होता है, सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम्स में। अगर सिस्टम सिंगल प्रोसेसर है तो टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के जरिए एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है। मतलब प्रोसेसर एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता रहता है। लेकिन अगर सिस्टम मल्टी प्रोसेसर है, अगर प्रोसेसर मौजूद हैं तो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रिसोर्सेज की मौजूद। अगर प्रोसेसर ज्यादा हैं तो कॉन्करेंसी और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल की। जब मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनके बीच प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी होता है। अगर कंट्रोल ना हो तो सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर दो या ज्यादा टास्क एक ही मेमोरी एड्रेस स्पेस पर बिना कोऑर्डिनेशन के काम करें तो डाटा करप्ट हो सकता है और सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट या इनवैलिड स्टेट में चला जाता है। इसलिए कॉन्करेंसी में ये इंश्योर करना जरूरी है कि एक टास्क एक ऑर्डर और एग्रीड वे में काम करे। यानी जब मल्टीपल एक्टिविटीज मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हों तो उनके बीच एक एग्रीमेंट और सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, वरना रिजल्ट गलत आ सकता है। ये दोनों चीजें डाटा करप्शन और कोऑर्डिनेशन कॉन्करेंसी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल चैलेंज हैं। कॉन्करेंसी के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए दो मेन अप्रोचेस यूज की जाती हैं, सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है एक ऐसे मैकेनिज्म जो शेयर रिसोर्सेज पर एक्सेस कंट्रोल करती है। यानी अगर एक रिसोर्स पर मल्टीपल टास्क काम कर रहे हैं तो सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करती है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क उस रिसोर्स को यूज करे। इससे ऑर्डर और एक्सक्लूसिव एक्सेस मेंटेन होता है और डाटा करप्शन से बचा होता है। दूसरी अप्रोच है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का रूल है कोलैबोरेशन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना ताकि सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें। सिंपल लफ्जों में सिंक्रोनाइजेशन रिसोर्स शेयरिंग को कंट्रोल करती है जबकि कोऑर्डिनेशन टीम वर्क को अलाइन करती है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंसी के बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि कॉन्करेंसी से ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है क्योंकि मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में परफॉर्म होते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि कोड डुप्लीकेशन कम होती है, यानी सेम फंक्शनैलिटी को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्करेंसी से एल्गोरिथम का रन टाइम भी काफी रिड्यूस होता है जो सिस्टम को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। इसके अलावा कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम की स्केलेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज होता है सिस्टम उसे इजीली हैंडल कर सकता है। कॉन्करेंसी में रिडंडेंसी भी होती है जिससे सिस्टम ज्यादा रिलायबल बन जाता है। अगर एक प्रोसेस फेल हो जाए तो दूसरा उसका काम ले सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्करेंसी के जरिए हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ज्यादा एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो सीक्वेंशियली एल्गोरिथम से हैंडल करना मुश्किल होता है। अब देखते हैं कि कॉन्करेंसी अचीव कैसे की जा सकती है। कॉन्करेंसी को हासिल करने के दो मेन अप्रोचेस हैं, पैरेलल प्रोग्रामिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम के टास्क को दो या ज्यादा प्रोसेसर्स में डिवाइड किया जाता है। ये प्रोसेसर्स एक ही फिजिकल कंप्यूटर में भी हो सकते हैं या एक सिंगल वर्चुअल सिस्टम का हिस्सा भी हो सकते हैं। इसका गोल होता है कि काम को डिवाइड करके स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाना। दूसरी साइड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम के टास्क मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड किए जाते हैं और ये प्रोसेसेस अलग अलग कंप्यूटर्स पर भी हो सकते हैं, यानी सिस्टम का वर्कलोड नेटवर्क के जरिए शेयर होता है। सिंपल वर्ड्स में पैरेलल
प्रोग्रामिंग एक सिस्टम के अंदर कॉन्करेंसी लाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कॉन्करेंसी को मल्टीपल सिस्टम में स्प्रेड करता है। अब बात करते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग टेक्निक की। पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक सिंगल प्रोग्राम को मल्टीपल टास्क में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोग्राम में 4 टास्क हैं, तो इन्हें 4 डिफरेंट प्रोसेसर पर रन करवाया जा सकता है। इसका मतलब है हर प्रोसेसर अपना टास्क इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेगा। इससे एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इन टास्क को हम प्रोसेसेस के फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या थ्रेड्स की फॉर्म में। दोनों को गोल एक ही होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना बाय डूइंग वर्क इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक की। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशंस को मल्टीपल प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जाता है और हर प्रोग्राम अलग कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में 3 प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 और प्रोग्राम 3। इसमें हर एक प्रोग्राम अलग अलग कंप्यूटर पर रन कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम 3 थोड़ा डिफरेंट है। इसके 2 पार्ट, टास्क ए और टास्क डी, एक ही कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन दोनों अलग प्रोसेसेस के फॉर्म में चल रहे हैं। इसलिए उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, क्योंकि लॉजिकली वो इंडिपेंडेंट और अलग कम्युनिकेशन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग में फोकस होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स पर, जो मिलकर एक लार्ज टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो एक कंप्यूटर पर हो या मल्टीपल कंप्यूटर्स पर। मॉडल्स फॉर प्रोग्रामिंग कॉन्करेंसी। वैन रोय ने कॉन्करेंसी के प्रोग्राम करने के लिए 4 मेन अप्रोचेस इंट्रोड्यूस किए। सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव कॉन्करेंसी, मैसेज पासिंग कॉन्करेंसी, शेयर्ड स्टेट कॉन्करेंसी। सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, ये एक डिटरमिनिस्टिक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें कोई कॉन्करेंसी यूज नहीं होती। ये मॉडल सारे ऑपरेशंस एक फिक्स्ड ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, यानी एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट टास्क स्टार्ट होता है। इस मॉडल को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्री डिफाइंड होता है, और वीकर फॉर्म में ऑर्डर एग्जैक्ट तो नहीं बताया जाता, लेकिन बिहेवियर डिटरमिनिस्टिक रहता है। मतलब सेम इनपुट पर हमेशा सेम आउटपुट मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में टास्क एक के बाद एक रन होता है, और ये मॉडल सिंपल और प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन कंकरेंसी सपोर्ट नहीं करता। डिक्लेरेटिव कंकरेंसी। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें कंट्रोल फ्लो एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब नहीं किया जाता, यानी प्रोग्राम में हम ये नहीं बताते कौन सा स्टेप पहले चलेगा और कौन सा बाद में। ये सब प्रोग्राम के लॉजिकल रूल्स और कंप्यूटेशन के बेसिस पर ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। डिक्लेरेटिव कंकरेंसी इसे कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करती है। ये मॉडल मल्टीपल फ्लोज ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो करता है, यानी एक प्रोग्राम के अंदर कई टास्क एक साथ रन कर सकता है। इसमें कंकरेंसी इम्प्लिसिट होती है और ये डाटा ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन अप्रोच पर बेस्ड होता है। रन टाइम पर थोड़ा सा नॉन डिटरमिनिज्म आ सकता है, लेकिन बाहर से देखने पर प्रोग्राम का बिहेवियर सुटेबल और प्रिडिक्टेबल लगता है। सिंपल वर्ड्स में डिक्लेरेटिव कंकरेंसी में सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा काम कब चले, और प्रोग्राम का ऑर्डर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। मैसेज पासिंग कॉन्करेंसी, ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसमें मल्टीपल कॉन्करेंट एक्टिविटीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन डायरेक्टली शेयर्ड मेमोरी यूज नहीं करती। इंस्टेड ये एक दूसरे को मैसेजेस के जरिए इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करते हैं। हर एक्टिविटी अपनी जगह कम्प्लीटली आइसोलेट होती है और उनके बीच कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेजेस के थ्रू होता है। मैसेज पासिंग 2 तरह के होते हैं। सिंक्रोनस, जहाँ सेंडर को वेट करना पड़ता है जब तक रिसीवर मैसेज रिसीव ना कर ले। एसिंक्रोनस, जहां सेंडर मैसेज भेजने के बाद अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। दोनों तरह के मैसेज पासिंग के अपने सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का पैटर्न होता है। सिंपल वर्ड्स में ये मॉडल उन सिस्टम्स के लिए बेस्ट है जहां मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस को सेफ तरीके से कोऑपरेट करना होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या नेटवर्क एप्लीकेशंस में। शेयर्ड स्टेट कॉन्करेंसी, इस मॉडल में मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही शेयर्ड रिसोर्सेज या मेमोरी स्टेट पर काम कर सकती हैं, यानी सभी टास्क को एक ही डाटा तक एक्सेस मिलता है, लेकिन इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और डाटा करप्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, ताकि एक टाइम पर सिर्फ एक एक्टिविटी शेयर्ड रिसोर्स पर काम करे। सिंपल वर्ड्स में शेयर्ड स्टेट कॉन्करेंसी में सब एक्टिविटीज सेम डाटा शेयर करती हैं, इसलिए प्रॉपर कंट्रोल और ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ताकि सिस्टम रिलायबल और स्टेबल रहे। मेमोरी हायरार्कीज। कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में मेमोरी हायरार्की एक ऐसी टेक्निक है जो मेमोरी को इस तरह ऑर्गेनाइज करती है कि डाटा एक्सेस टाइम मिनिमाइज हो जाए। मतलब सिस्टम इस तरह डिजाइन किया जाता है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा को फास्ट मेमोरी में रखा जाए ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी एक्सेस कर सके।
मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम अक्सर सेम डाटा या नियर बाय डाटा को बार बार एक्सेस करता है। इस बिहेवियर को समझकर मेमोरी को डिफरेंट लेवल्स में अरेंज किया जाता है, जैसे कैशे, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ताकि परफॉर्मेंस फास्ट और एफिशिएंट रहे। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की में कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं। जनरली हम 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आती है रजिस्टर्स। ये मेमोरी को सबसे फास्ट टाइप होती है, जो प्रोसेसर्स के अंदर लोकेटेड होती है। रजिस्टर्स मेनली टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जैसे ऑपरेंड्स या छोटे डाटा पार्टीशन के लिए। MPIMS आर्किटेक्चर में एक रजिस्टर आमतौर पर 32 बिट्स यानी एक वर्ड के बराबर होता है। दूसरा टाइप है कैशे। कैशे बहुत फास्ट मेमोरी होती है और ये प्रोसेसर्स के अंदर या उसके बाहर दोनों जगह हो सकती है। कैशे के यूज टेम्परेरी डाटा ब्लॉक स्टोर करने के लिए होता है, जो मेन मेमोरी से रीड किए गए होते हैं। मेन मेमोरी एक लार्ज लीनियर अरे होती है जिसमें डाटा सिक्वेंशियली स्टोर किया जाता है। ये स्टैटिक और डायनामिक स्टोरेज में डिवाइड होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेसर जो डाटा प्रोड्यूस करता है वो यही टेम्परेरीली स्टोर होती है। साथ ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी मेन मेमोरी में ही रखी जाती है। ये मेमोरी कैशे से थोड़ी स्लो होती है, लेकिन उससे ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करती है। डिस्क स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव्स मेन मेमोरी से काफी ज्यादा स्लो होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ वो डाटा रखा जाता है जो बार बार यूज नहीं होता, लेकिन सिस्टम को एक्सेसिबल चाहिए होता है। आर्काइवल स्टोरेज सबसे स्लो और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, जैसे CD रोम्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स या पुराने जमाने में मैग्नेटिक टेप्स। इसका यूज उन डाटा के लिए होता है जो रेयरली एक्सेस होते हैं, लेकिन सेफ और प्रिजर्व रहने चाहिए। इसकी एक्सेस टाइम बहुत हाई होती है, लेकिन ये डाटा को परमानेंट और सिक्योर बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की के कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन्हें हम प्रीवियस फिगर से इजीली समझ सकते हैं। कैपेसिटी का मतलब है एक सिस्टम की टोटल मेमोरी, यानी कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है। जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे मेन मेमोरी, डिस्क स्टोरेज और आर्काइवल स्टोरेज, उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। एक्सेस टाइम वो टाइम होता है जो डाटा रिक्वेस्ट और डाटा अवेलेबिलिटी के बीच लगता है। हायरार्की में ऊपर वाली मेमोरी जैसे रजिस्टर्स और कैशे का एक्सेस टाइम बहुत फास्ट होता है, जबकि नीचे जाने पर डिस्क और आर्काइवल स्टोरेज ये टाइम बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस। पहले जब हायरार्की डिजाइन नहीं होती थी तो CPU और मेन मेमोरी की स्पीड में बहुत गैप होता था, जिससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी। मेमोरी हायरार्की ने ये गैप कम कर दिया और डाटा एक्सेस फास्ट और एफिशिएंट बना दिया। सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मेन तरीका यही है कि मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स में डाटा मूवमेंट मिनिमाइज किया जाए। कॉस्ट पर बिट। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, कॉस्ट पर बिट कम होती जाती है। मतलब एक्सटर्नल मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क इंटरनल मेमोरी के मुकाबले में ज्यादा चीप होती है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं मेमोरी लेटेंसी का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज स्पीड पर चल रहा है। इसका मतलब है कि हर क्लॉक साइकिल का टाइम 1 नैनोसेकंड्स है। ये प्रोसेसर एक DRM के साथ कनेक्टेड है जिसका लेटेंसी 100 नैनोसेकंड्स है, और हम मान रहे हैं कि एक सिस्टम में कोई कैशे मेमोरी नहीं है। प्रोसेसर्स के पास 2 मल्टीपल ऐड यूनिट्स हैं और वो हर साइकिल में 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। तो थ्योरेटिकली इसका पीक परफॉर्मेंस 4 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोसेसर्स को डाटा मेमोरी से लेना होता है, क्योंकि DRM का लेटेंसी 100 साइकिल के बराबर है। मतलब हर डाटा के बाद प्रोसेसर को 100 नैनोसेकंड वेट करना पड़ता है जब तक डाटा रेडी नहीं हो जाता। इस वेटिंग टाइम की वजह से प्रोसेसर काफी देर तक आइडल रहता है और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस पीक परफॉर्मेंस से बहुत कम हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में मेमोरी लेटेंसी का मतलब है डाटा का डिले, और ये डिले जितना ज्यादा होगा प्रोसेसर उतना ही स्लो काम करेगा, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी फास्ट क्यों ना हो। इंप्रूविंग इफेक्टिव मेमोरी लेटेंसी यूजिंग कैशे। कैशे एक छोटी और फास्ट मेमोरी होती है जो प्रोसेसर्स और DRM के बीच होती है। ये मेमोरी एक लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ स्टोरेज की तरह काम करती है। मतलब डाटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए एक मिडल लेयर बनती है। अगर कोई डाटा बार बार यूज होता है तो कैशे उस डाटा को टेम्परेरीली स्टोर कर लेती है। इस तरह जब प्रोसेसर को उस डाटा की दोबारा जरूरत होती है तो वो कैशे से तुरंत एक्सेस कर लेता है और DRM तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। इफेक्ट ऑफ कैशे। जब एक प्रोग्राम सेम डाटा को रिपीटेडली एक्सेस करता है तो इसे हम टेम्परेरी लोकेलिटी कहते हैं, और ये बिहेवियर कैशे के लिए परफेक्ट होता है। कैशे इस पैटर्न का एडवांटेज उठाता है ताकि फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को फास्ट एक्सेस किया जा सके। इफेक्ट
ऑफ मेमोरी बैंडविड्थ। मेमोरी बैंडविड्थ का मतलब होता है कि एक सेकंड में मेमोरी में कितना डाटा ट्रांसफर हो सकता है। ये बैंडविड्थ मेनली मेमोरी बस और मेमोरी यूनिट्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हम मेमोरी ब्लॉक्स का साइज बढ़ा देते हैं तो एक बार में ज्यादा डाटा ट्रांसफर होता है और इससे ओवरऑल मेमोरी बैंडविड्थ इंप्रूव हो जाती है। सीपीयू या जीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी बैंडविड्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर प्रोसेसर फास्ट है लेकिन मेमोरी स्लो है तो बैंडविड्थ बोटलनेक बन सकती है, लेकिन दोनों बैलेंस्ड हो तो सिस्टम स्मूथ और फास्ट परफॉर्म करता है। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्करेंसी कंट्रोल किस तरह सिस्टम में मल्टीपल टास्क को मैनेज करता है ताकि डाटा करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमने सीखा कि कॉन्करेंसी अचीव करने का डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, जैसे पैरेलल प्रोग्रामिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग और उनके मॉडल्स, सिक्वेंशियली डिक्लेरेटिव मैसेज पासिंग और शेयर्ड स्टेट कॉन्करेंसी। उसके बाद हमने बात की मेमोरी हायरार्की की, रजिस्टर से लेकर कैशे, मेन मेमोरी और डिस्क तक सबके रोल समझा। और फाइनली हमने देखा कि मेमोरी लेटेंसी और बैंडविड्थ सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।